नर्सरी की वो कविता तो हम सबको याद है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सच कहूं तो बचपन से ही इन तारों भरी रातों ने हम सबको अपनी ओर खींचा है। यकीनन हम सबने कभी न कभी इन टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा होगा कि भाई ये आखिर हैं क्या। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। इसे एक तरह की ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी समझिए, जहां हम वक्त में पीछे जाएंगे, सुरागों को जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा ये ब्रह्मांड, हमारे तारे और हाँ, हमारी अपनी पृथ्वी, ये सब अस्तित्व में कैसे आए। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बस शुरू होने ही वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने आसमान को देखकर इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। आइए उनकी शुरुआती कोशिशों पर एक नज़र डालते हैं। ग्रहों और सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर जो पहले बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आए, उनमें से एक थी निहारिका परिकल्पना। कह सकते हैं कि ये हमारे इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने की दिशा में पहला बहुत बड़ा कदम था। ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जो एक रात में सुलझ गया हो। नहीं, ये एक बहुत लंबी वैचारिक यात्रा थी। इसकी शुरुआत होती है 1796 में गणितज्ञ लैपलास के विचार से, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। फिर 1900 के आसपास चैम्बरलेन और मोल्टन एक बिल्कुल अलग कहानी लेकर आए, एक ऐसे तारे की जो हमारे सूरज के पास से गुजरा। बाद में जेम्स जीन्स और हैरल्ड जेफरी ने भी कुछ ऐसे ही विचारों का समर्थन किया। लेकिन आखिरकार 1950 में श्मिट और वाइज़ैस्कर ने हमें वापस उसी शुरुआती विचार की ओर मोड़ा, पर इस बार एक नए और बेहतर रूप में। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे सही जवाब तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से होकर गुजरता है। तो ये निहारिका परिकल्पना आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो विचार है कि हमारा पूरा सौर मंडल एक विशाल घूमते हुए बादल से पैदा हुआ। जरा सोचिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा गोला जो धीरे धीरे घूम रहा था। इसी बादल से, जिसे निहारिका या नेब्युला कहते हैं, हमारे सूरज और सभी ग्रहों का जन्म हुआ। ये एक बहुत ही मौलिक और खूबसूरत आइडिया था। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि उस समय दो मुख्य विचार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थी निहारिका परिकल्पना, जो कहती थी कि सब कुछ एक ही स्रोत यानी एक ही बादल से बना है, और दूसरी तरफ थे द्वैतारक सिद्धांत। इनका मानना था कि एक दूसरा तारा हमारे सूरज के पास से गुजरा और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सूरज से कुछ पदार्थ बाहर खींच लिया, जिससे सिगार जैसी एक आकृति बनी, और यही पदार्थ बाद में ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया। तो सवाल ये था, एक बादल या दो तारे? और यहीं पर 1950 का वो संशोधन बहुत ज़रूरी हो जाता है। रूस के ऑटो श्मिड और जर्मनी के कार्ल वाइज़ास्कर ने निहारिका परिकल्पना को एक नई जिंदगी दी। उन्होंने कहा कि हाँ, सूरज हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। इन कणों के आपस में टकराने और घर्षण से एक चपटी तश्तरी, मतलब एक डिस्क जैसी आकृति बन गई, और इसी घूमती हुई तश्तरी से ग्रहों का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया अभिवृद्धि या एक्रीशन कहलाती है, जिसमें छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर बड़े होते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ का एक छोटा गोला पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। ये विचार हमारी आज की समझ के बहुत करीब था। लेकिन वैज्ञानिक सिर्फ ग्रहों की उत्पत्ति पर ही नहीं रुके। वो तो सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी खोज ने हमें आधुनिक समय के सबसे स्वीकृत सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी तक पहुंचाया। बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की कहानी आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले शुरू हुई थी। सोचिए, ये समय का इतना लंबा पैमाना है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारी पूरी मानव सभ्यता इस टाइमलाइन पर एक पलक झपकने जितनी ही है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत 1920 में एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री ने दिया। उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये तो फैल रहा है। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे और एक दूसरे से लगातार दूर भाग रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर समय को पीछे की ओर ले जाएं, तो ये फैलती हुई हर चीज एक बिंदु पर आकर सिमट जाएगी। और बस यही बिग बैंग का मूल विचार था। इस विस्तार को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है गुब्बारे का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे पर कुछ निशान बना दिए हैं जो आकाशगंगाओं को दिखाते हैं।
अब जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो निशान एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के फैलने से आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। पर इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि गुब्बारे पर बने निशान खुद भी खिंचकर बड़े हो जाते हैं, जबकि असल में आकाशगंगाओं का आकार नहीं बढ़ता। तो ये उदाहरण बस समझने के लिए है, पूरी तरह से सटीक नहीं। तो बिग बैंग के ठीक बाद हुआ क्या? सोच कर देखिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर तारा, हर ग्रह एक सुई की नोक से भी छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर लगभग 13.7 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ। 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ही ब्रह्मांड अविश्वसनीय गति से फैल गया। और क्या आप जानते हैं, विस्फोट के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु बनने लगे थे। लेकिन तब भी ब्रह्मांड एक घने कोहरे जैसा था। करीब 3 लाख साल बाद जब ये थोड़ा ठंडा हुआ, तब जाके ये कोहरा छटा और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश पहली बार आज़ादी से सफ़र कर सका। तो ठीक है, ब्रह्मांड का जन्म हो चुका था और वो फैल रहा था, लेकिन हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का क्या? अब कहानी उन चमकदार पिंडों के बनने की ओर बढ़ती है जिन्हें हम तारे कहते हैं। इसकी चाबी इस बात में छिपी है कि शुरुआती ब्रह्मांड पूरी तरह से एक जैसा नहीं था। उसमें ऊर्जा और पदार्थ के घनत्व में मामूली से अंतर थे। अब जहां घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी जरा सा ज्यादा था। इस ज्यादा गुरुत्वाकर्षण ने और पदार्थ को अपनी तरफ खींचा, जिससे पदार्थ के बड़े बड़े ढेर जमा होने लगे। यही ढेर आगे चलकर आकाशगंगाओं का आधार बने। और इन्हीं आकाशगंगाओं के अंदर तारों के जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया होती है निहारिका या नेब्युला में। निहारिका असल में हाइड्रोजन गैस और धूल के विशाल बादलों को कहते हैं। इन्हें तारों की नर्सरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं पर नए तारे जन्म लेते हैं। माना जाता है कि हमारे सूरज जैसे तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ था। जब हम आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो उनकी विशालता को समझना बहुत जरूरी है। एक आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है? ये समय नहीं, बल्कि दूरी की इकाई है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो 1 साल में वो जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि लगभग 9.46 खरब किलोमीटर होता है। अंदाजा लगाने के लिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है। आकाशगंगाएं बन गई, तारे चमकने लगे, लेकिन हमारी कहानी अभी अधूरी है। अब हम अपनी कहानी को उस छोटे से नीले ग्रह पर केंद्रित करते हैं जिसे हम सब घर कहते हैं। आखिर पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बने? ग्रहों के बनने की प्रक्रिया काफी हद तक तारों के जन्म जैसी ही है। ये एक नए तारे के चारों ओर घूमती हुई गैस और धूल की डिस्क में शुरू होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस डिस्क में पदार्थ जमा होने लगता है। फिर एक कमाल की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे संसंजन कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे धूल के कण आपस में चिपकने लगते हैं, जैसे गीली रेत चिपकती है। ये कण जुड़कर बड़े पिंड बनाते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। और अंत में ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते हैं और बड़े होते जाते हैं, और धीरे धीरे एक पूरे ग्रह का रूप ले लेते हैं। तो ये छोटे पिंड क्या थे? उन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। ये धूल और जमी हुई गैस से बने छोटे छोटे पिंड होते हैं। इन्हें ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स या ईंटें समझ सकते हैं। जैसे ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनती है, ठीक वैसे ही लाखों करोड़ों ग्रहाणुओं के आपस में टकराने और जुड़ने से एक ग्रह का निर्माण होता है। तो हमने एक कविता के एक सीधे साधे सवाल से शुरुआत की और 13.5 अरब साल के ब्रह्मांडीय इतिहास का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बिंदु से ये पूरा ब्रह्मांड बना, कैसे तारों ने जन्म लिया और कैसे धूल के कणों से पृथ्वी जैसे ग्रह बने। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं, तो इतने अरबों खरबों ग्रहों के बीच क्या ये संभव है कि हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज भी तलाश रहा है।